हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। टेक्निकल का जो ये बैच चल रहा है ऑनलाइनर का, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल आपका ख़त्म हो चुका है। बिल्डिंग मटेरियल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आज से चालू करेंगे सर्वे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, जो बुक हमने उठाया है उसके सभी सब्जेक्ट को हम करवा देंगे। जब ये बुक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरा बुक उठाएंगे, उसमें जितना बिल्डिंग मटेरियल दिया हुआ है या हर सब्जेक्ट जितना भी दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए 5 बुक कवर करने वाले हैं। 5 बुक कवर करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ पा रहे क्योंकि थोड़ा सा समय वाली प्रॉब्लम है। तो जैसे ही समय मिलता है हम देखिए रिकॉर्ड करके आप लोगों को यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी पीडीएफ के ग्रुप में देखिए एक बुक पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली, बस 2 सब्जेक्ट बचा हुआ, उन लोगों को पीडीएफ मिल चुका है। तो एक बुक ख़त्म हो चुकी, बाकी जनवरी में हमारी पूरी कोशिश है कि 2 बुक हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे जनवरी में। और फिर देखिए, हाँ, थोड़ा सा हम बता देते हैं स्ट्रेटजी कैसे करेंगे। 2 बुक देखिए, 2 बुक जनवरी में ख़त्म हो जाएगी, जनवरी में। और 2 बुक फरवरी में, फेब में ख़त्म हो जाएगी 2 बुक। ठीक है, एक बुक बचेगा हमारा और ये हो जाएगा ख़त्म आपका मार्च में। ठीक है, इसके बाद हमें और कुछ करना होगा फिर हम करेंगे। तो देखिए हम मार्च तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और इतना गारंटी है कि ये मान के चलिए, आप लोग तैयारी जो अपना मान के चलिए जून और जुलाई मान करके जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये एक्सपेक्टेड ही है, अभी देखिए कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन इतना हाँ बता दे रहे हैं कि जून जुलाई से पहले तो निश्चित ही एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो मार्च में आपका सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। 2 महीने आपको मिलेगा, रिवीजन के लिए पर्याप्त है। और ये अगर इतना कर लेंगे आप लोग और नोट्स पढ़ लेंगे तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए हम ये गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि आप लोगों को यूट्यूब पे हम पूरी तरीके से प्रोवाइड करा देंगे वीडियो, क्यों? क्योंकि थोड़ी समय वाली इशू है। लेकिन हाँ, इतना 100% गारंटी है कि पीडीएफ आप लोगों को, पीडीएफ जो है 100% है, आप लोगों को मिल जाएगी। और जो साथी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक बुक पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली, 3 से 4 सब्जेक्ट और बचा है, 3 सब्जेक्ट मान करके चलिए। तो वो बुक ख़त्म होने वाली, उनकी दूसरी बुक की टाइपिंग हो चुकी है। वो तो हम थोड़ा व्यस्त थे इस समय, थोड़ा सा टहलने घूमने निकल गए थे दोस्तों के साथ, तो इस वजह से हम प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो बाकी अब हम फिर से एक बार आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, कंटिन्यू चलती रहेगी वीडियो। ठीक, बाकी जिन भी साथी को पीडीएफ की ज़रूरत होगी, पीडीएफ के ग्रुप में ऐड होना रहेगा। तो आप लोग इस पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप क्यूआर मिल जाएगा, पेमेंट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। 686629, ठीक है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, क्यूआर मिल जाएगा, तो आप लोग पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। देखिए फ़ीस को बढ़ा दिया गया है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि 1 तारीख का समय दिया गया था, हमने बहुत समय दे दिया था। तो पेमेंट अब आपको 399 में ही बैच में आपको जुड़ना रहेगा। जिसको जुड़ना होगा 399 रुपये पेमेंट करके आप लोग जुड़ जाएगा। बाकी जो साथी नहीं एफर्ट कर सकते, नहीं तो हमारी पूरी कोशिश, हम यूट्यूब पे इसको फ्री में आपको प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन देखिए ये गारंटी यहाँ पर नहीं हम ले सकते। तो आप लोग फॉलो करिए अगर यूट्यूब से ही पढ़ना है। बाकी आप लोग देखिए जो नए हैं, कम से कम काफ़ी लोग वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए हम इतना बेहतर सोच अगर रखते हैं, आप लोगों को फ्री में इतना अच्छा कंटेंट यहाँ यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग चैनल को शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब इतना तो कर सकते हैं। इसमें तो पैसा लगता नहीं है। तो आप लोग देखिए कम से कम इतना साथ दीजिए, जिससे हम देखेंगे आप लोगों का मोटिवेशन, एफर्ट देखेंगे कि हाँ आप लोग साथ दे रहे हैं, तो हम फिर से समय निकाल के कोशिश करें किसी तरीके से कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाया जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज से सर्वे हम लोग पढ़ते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाइड टू एक्सीडेंटल एरर ओनली। एक्सीडेंटल एरर निकालने के लिए आपको किस थ्योरी की ज़रूरत होती है? जानते हैं, कुछ ना कुछ निकालने के लिए किसी न किसी थ्योरी की ज़रूरत होती है। तो वही एक्सीडेंटल एरर निकालने के लिए किस प्रकार के थ्योरी की ज़रूरत होती है? प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब एक्सीडेंटल एरर आप लोग तो पढ़े ही होंगे डिटेल में, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। और यहाँ देखिए समय नहीं होता है कि हर चीज़ हम डिटेल में आपको बता दें। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका हम डिटेल यहाँ पर आप लोग को बता देंगे। जो थोड़ी सी रटने वाली क्वेश्चन रहेगी आप लोग उसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। तो ये रटने वाला ही क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाइड टू एक्सीडेंटल एरर ओनली। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सीडेंटल एरर निकालने के लिए किस थ्योरी की ज़रूरत होती है, तो थियरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंटल एरर निकालने के लिए। ठीक, आगे है द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज रेजिडुअल एरर। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट डिफरेंस मतलब कि दो चीज़ों का माइनस, मतलब क्या हमें मिलेगा। ठीक है,
तो ये है द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एम पी वी माइनस मोस्ट प्रोबेबल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो भी लिख दीजिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों का माइनस करेंगे क्या आप लोगों को मिलेगा, रेजिडुअल एरर मिलेगा, आर ई मिलेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया शॉर्टकट में कि आप लोगों को इतना पूरा पढ़ना ना पड़े पूरी लाइन, बस यही चीज़ लिखा गया, पूछ लिएगा रेजिडुअल एरर क्या होता है, तो एम पी वी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रेजिडुअल एरर होता है। तो हम आप लोगों को एक फिगर के द्वारा समझा देते हैं इसको हल्का सा वैसे नॉर्मली। देखिए ये मान लीजिए आपको यही एक्यूरेट चीज़ है, ठीक है, एक्यूरेट चीज़ है। तो हम लोग जानते हैं अनुमान लगाते हैं, अगर अनुमान लगाते हैं तो अनुमान या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक होता है ना दिमाग में, हाँ ये चीज़ें इतनी होंगी, कोई लंबाई देखें इतनी फीट की होगी, इतनी चौड़ाई होगी। तो मान लीजिए यहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ बिंदी लगी हुई है यहाँ पहुँचना, अब पहुँचे आप अनुमान लगा करके यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, आप जब एम पी वी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप यहाँ निकालिए कि हाँ इतना होगा, यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पहुँचने उसके बाद क्या है, आप जब मेजर कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करके मान लीजिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, ये ऐसे आप दिखा दीजिए। अब थोड़ा सा थ्योरी में अगर आपको बताना हो तो हम और अच्छे से बेहतर होता है, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता दे रहे हैं कि जिससे आप लोग क्या करिए समझ जाइए। ठीक है, तो आप जब मेजर करेंगे, मान लीजिए एम पी वी वैल्यू यहाँ, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यहाँ आई, आप जेड वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी। ठीक है, अब रेजिडुअल एरर देखिए कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो यहाँ पहुँचने में बीच में पहुँचने एक्यूरेट में डिफरेंस बच रहा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जब मेजर करेंगे तो ये एम पी वी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की जब दूरी आप मेजर करेंगे ये ओ बी हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई। ठीक है, वो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, कलम का थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, कहाँ से होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, अभी नहीं तो इधर उधर दिक्कत हो। तो अब देखिए यहाँ से और यहाँ की एम पी वी, और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ हो गया, ये था एक फिगर ये था। ठीक, तो एक बार हम यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस लेंगे तो एम पी वी हो जाएगा ये, और एक बार यहाँ से यहाँ की डिफरेंस लेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वही जो हो जाएगा आपका रेजिडुअल एरर। इतना ही तो बाकी, नहीं तो आपका एक्यूरेट मिल जाता। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, चलिए अब देखिए जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक होता है आप लोग पढ़े होंगे जियोडेटिक सर्वे होता है, एक होता है प्लेन सर्वे होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसीलिए तो दो चीज़ें बनी हुई है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा। तो जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे, बस डिफरेंस इसलिए हुआ है क्योंकि जो अर्थ का कर्वेचर लिया जाता है उसके वजह से, इसमें अर्थ का कर्वेचर देखिए जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्यों होता है, मेन चीज़ क्या होता है, कर्वेचर होता है। ठीक है, कर्वेचर की वजह से ही डिफरेंस दोनों में होता है। ठीक, अब इसमें जो कर्वेचर लिया जाता है जियोडेटिक सर्वे में, वो देखिए क्या लिखा जाता है, कॉर्ड के रूप में लिया जाता है। ठीक है, कॉर्ड के रूप में ऐसे, और इसमें जो प्लेन सर्वे में लिया जाता है वो एकदम सीधा लिया जाता है, प्लेन लिया जाता है। बस इतना डिफरेंस है, मतलब कर्वेचर इसमें कि जैसा रहता है यूं ही, मतलब ये तो है नहीं कि पृथ्वी एकदम सीधी हुई है, नहीं, गोले रूप में है। तो गोले का मतलब ये हम छोटा सा पार्ट यहाँ दिखा दिए चाप के रूप में, मतलब कर्व के रूप में है। तो जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर कैसा माना जाता है, ठीक है, कॉर्ड के रूप में माना जाता है, और लाइन के रूप में किस में माना जाता है, प्लेन सर्वे में माना जाता है। तो डिफरेंस दोनों में क्यों हुआ, कर्वेचर की वजह से हुआ। ठीक है, आगे है एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो बैड रेंजिंग की वजह से कौन सा एरर होता है, क्यूमुलेटिव एरर होता है। और वो एरर क्यूमुलेटिव, आप लोग को पता है क्यूमुलेटिव एरर दो प्रकार होते हैं, एक प्लस होता है या और फिर या माइनस होता है। ठीक, तो कौन सा है बैड रेंजिंग की वजह से, पॉजिटिव वाला है, और कौन सा क्यूमुलेटिव एरर होता है। ठीक, ऑफसेट आर शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। ऑफसेट क्या होता है, मान लीजिए आपकी चेन लाइन ये जा रही है, चेन लाइन जा रही है, आपको मैप में इसको दिखाना है। ठीक, तो अब ये दूरी को लेने के लिए मेन चेन लाइन से ये वाली दूरी मेजर करेंगे, दिखाएंगे इतने दूरी पे एक पेड़ है या कोई मकान है, झील है, तालाब है, कुछ भी है। तो दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, साइड से मेजर करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट मेजरमेंट है। तो शॉर्ट मेजरमेंट क्या होता है, आपका ऑफसेट होता है। देखिए, और अगला है इनवर्ट टेप इज जनरली यूज्ड फॉर शॉर्ट मेजरमेंट्स। शॉर्ट मेजरमेंट या एक तरह से कह सकते हैं आप ऑफसेट। शॉर्ट मेजरमेंट क्या होता है आपका, ऑफसेट ही तो होता है। तो ऑफसेट को मेजरमेंट के लिए कौन से टेप का यूज़ किया जाता है, इनवर्ट टेप का यूज़ किया जाता है।
अब इनवार टेप में बनी कैसे होती है देख लीजिए आप लोग। इनवार टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय, ठीक है, ऑफ निकिल एंड स्टील। निकिल और स्टील का मिक्सचर जो होता है, इनवार टेप बनता है उसके मिक्सचर से। अब निकिल कितने परसेंट होता है, 40% होता है, और स्टील कितना होता है, 60% होता है, ठीक है। तो 60% स्टील और निकिल 40%। अब निकिल को देखिए याद करने के लिए हम थोड़ा सा लॉजिक बता दे रहे हैं आपको। एन का जो अल्फ़ाबेट में नंबर कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। 1% तो होगा नहीं, या 10% तो होगा नहीं, ये बहुत कम हो जा रहा है, इसीलिए बच्चा 4 नंबर। तो 4% भी बहुत कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसको 40% आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि निकिल 40% होता है। जब निकिल 40 हो गया तो आपको पता ही है अगला दूसरा कौन कितना होगा, 60% होगा, ठीक। नंबर ऑफ लिंक्स इज ए 30 मीटर चेन आर 150 या 150, ठीक है। 30 मीटर चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, 150 होते हैं, और 20 मीटर वाले में कितने होते हैं, 100 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द चेन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक। रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग एक तरह का आपका प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होता है, चेन को दो छोरों के बीच में एक सीध में लाना। समझ गए, देखिए ऐसे समझा देते हैं आपको। देखिए रेंजिंग इज द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है, हम करते हैं प्रक्रिया। आप अलाइनिंग द चेन, अलाइनिंग मतलब चेन को सीध में लाना, या अलाइनिंग चेन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लाना। बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब छोर, दो सिरा या दो छोर, ठीक है। दो सिरों के बीच में, देखिए दो एक्सट्रीमिटीज यही हो गए, दो छोर हो गए। अब आपको इसमें मान लीजिए दूरी 30 मीटर से ज़्यादा है, 30 मीटर से दूरी ज़्यादा है। एक चेन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 30 मीटर होती है, 20 मीटर, दो ही प्रकार की आपको चेन मिली हुई है या है। तो अगर ज़्यादा दूरी मान लीजिए 50 मीटर आपको मेजर करना है, या 100 मीटर, आपको 100 मीटर में एक छोर में आपको चेन लाइन बिछानी हुई, तो आप तो एक बार में कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ रेंजिंग किया जाता है। रेंजिंग यही है, रेंजिंग के द्वारा क्या करते हैं, यही दो छोरों मतलब दो एक्सट्रीमिटीज यही हो गई, इनके बीच में एक सीध में क्या करते हैं, रेंजिंग प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा हम चेन को इनके बीच में अलाइन कर सकते हैं, यही होता है रेंजिंग प्रोसेस। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड। देखिए प्रिंसिपल आप लोग दो प्रकार के प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं सर्वे में, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक, और एक होता है किसी एक पॉइंट को 2 से 3 मतलब बिंदुओं से स्थापित करना। ये दो प्रकार के आप लोग प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। हम लोग सर्वे में कौन से प्रिंसिपल का यूज़ करते जाता था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसके यूज़ करने का एकमात्र पर्पज़ क्या है, इसमें क्या होता है, एरर प्रिवेंटेड होता है, एक्यूमुलेशन जो होता है एरर का वो क्या होता है, प्रिवेंटेड होता है। मतलब अगर आपकी यहाँ एरर हो गई एक बार, तो ऐसा नहीं है कि वो एरर यहाँ पर जब आप मेजरमेंट लेंगे यहाँ भी इफेक्ट करेगी, नहीं। यही होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, मतलब यहाँ की एरर जो है अगले वाले को इफेक्ट नहीं करेगी। यही होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है ना, जब आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो ये वाली चीज़ें गलतियाँ बड़े में आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आप बड़े से छोटे में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, तो एक जगह की गलती आप क्या होता है, हर जगह वो आपको नहीं इफेक्ट डालेगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ए मेटालिक टेप इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड वायर्स। मेटालिक टेप कैसे बना हुआ होता है, क्लॉथ होते हैं और उसमें वायर्स होते हैं, कुछ पतले पतले वायर्स होते हैं, तो मेटालिक टेप उससे बना होता है। मेटालिक टेप का यूज़ जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे जो मशीनरी का आप लोग, मशीनरी में जो भी लगे होते हैं काम करने वाले, वो उनके पास मिस्त्री के पास यही मेटालिक टेप ही होता है, ठीक है। आगे है, देखिए इफ़ द लेंथ ऑफ द चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग, इट कैन बी एडजस्टेड बाय स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथिंग द लिंक्स। अगर आप मान लीजिए जो चेन है 30 मीटर या 20 मीटर की चेन है, ठीक है, आपको ये पता चला आप मेजर की ये शॉर्ट पा गई है, शॉर्ट है, क्योंकि एक दूरी है मान लीजिए 30 मीटर की दूरी आपको पता है, आप अगर ये मेजर करें कि चेन क्या है वहाँ पर छोटी है 30 मीटर से कुछ या 20 मीटर से, तो इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, स्ट्रेंथिंग द लिंक को स्ट्रेंथिंग मतलब थोड़ा सा खींच करके या बढ़ा करके उसके द्वारा आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो
कम भी होगा तो ऐसा नहीं ज़्यादा होगा, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में ऐसे ही कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं लिंक के द्वारा एडजस्ट कर देते हैं। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज 5 mm और 30 मीटर चेन में ±8 mm। टॉलरेंस कितना रखते हैं चेन में, होता है ना कि गलतियाँ होने की गुंजाइश इतना तक परमिसिबल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 20 मीटर में 5 mm प्लस माइनस में है और 30 मीटर में 8 mm प्लस माइनस में, या कम भी हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है डेटा। अगला है फॉर एक्यूरेट वर्क, मतलब एक्यूरेट वर्क स्टील बैंड इज यूज्ड। स्टील बैंड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सबसे देखिए जो मेजरमेंट में सबसे एक्यूरेट जो होता है वो स्टील बैंड ही होता है, सबसे एक्यूरेट होता है। इज यूज बिकॉज इट प्रैक्टिकली इनएक्सटेंडिबल एंड इट इज़ नॉट लाइएबल टू किंग्स व्हेन यूज। मतलब ये जब यूज किया जाता है स्टील बैंड को मेजरमेंट के लिए जब हम यूज करते हैं तो ये क्या होता है, ना ही ये इसको खींचा जा सकता, इन एक्सटेंसिबल, मतलब ये प्रैक्टिकली ये खींच नहीं सकता है। जैसे होता है ना टेप ओप है, थोड़ा सा ज़्यादा खींच दो तो मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है लेंथ, आप लोग जानते हैं यूज करते करते। लेकिन स्टील बैंड जो होता है वो प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये खींच नहीं सकता है। और इज नॉट लाइएबल टू किंग्स, मतलब वो ना ही सिकुड़ सकता है, जैसे है टेप है उस पर मौसम का इफेक्ट पड़ता है, इसी प्रकार से आप चेन पे भी पड़ जाएगा इफेक्ट मौसम का। गर्मी में यूज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत हो जाती चीज़ें, या सर्दी में थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। लेकिन जो ये स्टील बैंड होता है इस पर ना ही ये प्रैक्टिकली खींच सकता है, ना ही ये सिंक कर सकता है या किंक कर सकता है या सिकुड़ सकता है, ठीक है। तो ये यूज लेकिन कहाँ किया जाता है, सबसे एक्यूरेट वर्क में ही किया जाता है। द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ एंड अदर हैंडल, ठीक है। जो चेन की अगर लेंथ कोई पूछे कहाँ से मेजर की जाती है, तो देखिए चेन जो बना होता है, थोड़ा सा हम बना देते हैं, सॉरी, देखिए यही आपकी चेन है, आप लोग देखे होंगे ऐसे बना होता है, चेन का हैंडल है, यहाँ से फिर यूज होता है, यही आप लोग देखे होंगे, यही संरचना चेन की दिखती है, ठीक है। तो चेन की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, यही होता है 30 मीटर, या आपकी अगर 20 मीटर वाली चेन है तो 20 मीटर। तो यही यहाँ पर लिखा गया है लेंथ ऑफ चेन। देखिए आउटसाइड, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल, ये हैंडल नंबर 1 है, और अगर इसको 2 मान लीजिए, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल एंड आउटसाइड ऑफ सेकंड हैंडल, ठीक है। इसके बीच की जो लेंथ होती है यही आपकी क्या होती है, लेंथ ऑफ चेन होती है, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में आगे। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास यूज फॉर WCB होल सर्कल बेयरिंग एंड सर्वेयर कंपास यूज फॉर क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग। आप लोग जानते ही हैं मार्केट में जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास एंगल मेजरमेंट के लिए, और सर्वेइंग कंपास हम लोग क्या करते हैं बेयरिंग निकालने के लिए, ठीक। तो प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा कौन सी बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग में जो भी हमें प्राप्त होता है एंगल वो प्राप्त होता है, ठीक है। और सर्वेयर कंपास में QB में क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से जो 110 डिग्री जो डेटा होती है इसको WCB बेयरिंग बोला जाता है। और होता है ना कि जब डायरेक्शन के साथ आपका दिखाया जाए एन, जैसे 30 यस दिखाया जाए, ये डायरेक्शन के साथ हो गया तो इसको QB बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग बोला जाता है। और प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा कौन सा बेयरिंग निकाला जाता है, क्वाड्रिलेटरल, और प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा WCB बेयरिंग निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आगे जैसा होगा हम बताते हैं। फॉर ए लाइन AB, द फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB एंड बैक बेयरिंग ऑफ AB एग्जैक्टली डिफर बाई 180 डिग्री, ठीक है। देखिए फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB एंड बैक बेयरिंग ऑफ AB, देखिए कोई लाइन है मान लीजिए यहाँ से है, ठीक है, ये है लाइन, मान सॉरी एक मिनट, जैसे इसके कहने का मतलब है कि एक लाइन है यहाँ है, अब देखिए ये लाइन है, लाइन AB हो गया, ए हो गया, बी हो गया। आप लोग जानते हैं WCB में अगर देखा जाए, हम WCB का डेटा लेकर क्या होता है, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, देखिए ये आगे क्या हो गया, फोर बेयरिंग हो गया, ठीक है। तो ये फोर बेयरिंग है, यहाँ से यहाँ आपका चले हुए हैं। अब बैक बेयरिंग लाइन, इस लाइन का मतलब ये लाइन ए से यहाँ से चालू हुई है, देखिए बी, ए से बी, अब बैक बेयरिंग इसी लाइन का क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी बैक बेयरिंग हो जाएगी, लाइन किसकी, AB की, AB लाइन की बैक बेयरिंग, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम छोटा सा कर दें,
ये हो गया आपका लाइन ए और लाइन बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी आगे में दिशा में बढ़ रहे हैं काम के, तो 4 बियरिंग हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप हमेशा देखिए WCB में जो मेजरमेंट आपका होता है नॉर्थ से ही लिया जाता है, एन से ही लिया जाता है। एन है तो एन से जब लेंगे तो ये 4 बियरिंग हो गया। फिर यहाँ जब एन से लेंगे तो देखिए लाइन ए बी का ये हो गया बैक बियरिंग, मतलब पीछे वाली लाइन का है तो आप ले रहे हैं बियरिंग, तो ये हो जाएगा बैक बियरिंग। ठीक है, अब जो 4 बियरिंग और बैक बियरिंग किसी भी एक लाइन का होता है, अगर आप एक्यूरेटली मेजरमेंट लिए हुए हैं तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ये यहीं पर यही चीज़ बताया गया, किसी भी लाइन का 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए 4 बियरिंग और डिफरेंस बैक बियरिंग माइनस किसी से भी घटा सकते हैं, नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हमने ये डिफरेंस वाला साइन लगाया है। जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक लाइन का। अब देखिए लाइन का बियरिंग लिखी कैसे जाती है, देखिए 4 बियरिंग ऑफ ए बी लाइन लिखा जाता है, 4 बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, और बैक बियरिंग ऑफ बी बी ऑफ जो होता है ए बी लाइन, इसको बैक बियरिंग बोला जाता है। ठीक है, या बी ए इसको बोल सकते हैं, बी ए बैक बियरिंग बी ए हो जाएगा, 4 बियरिंग ए बी हो जाएगा। चलिए आप लोग हम आगे बढ़ते हैं। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे में एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांसेज नियर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखिए आप लोग कंपास अगर देखे होंगे, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, तो जनरली आप लोग प्रिज्मेटिक वाला तो देखे ही होंगे डिप्लोमा में, या अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दीजिएगा या आप मतलब क्रोम पे देख लीजिएगा। बाकी हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे जिस तरीके से, देखिए निडिल वाइब्रेटर का वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, निडिल वाइब्रेटर का हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, ये हमारी पूरी कोशिश है, एक प्रैक्टिकल के हम प्लेलिस्ट आपको बना देंगे, और सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम आपको प्रैक्टिकली वीडियो रिकॉर्ड कर करके आपको डाल देंगे जल्द ही, धीरे 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 करके। जैसे ही हमारा आगे काम बढ़ेगा हम उस तरीके से आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। तो हम लोग लोकल अट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो जनरली हम लोग जो कंपास यूज किए हुए, या तो प्रिज्मेटिक कंपास ज़्यादातर यूज़ करते हैं आप लोग। तो प्रिज्मेटिक कंपास का देखिए फिगर ये होता है, ठीक है, सर्कल नुमा। तो बीच में देखिए आप निडिल लगी हुई होती है। निडिल क्या होता है, यही आपका मेजरमेंट करती है, इसी के द्वारा हम लोग सुई जहाँ भी जाती है वहाँ पर एंगल हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो निडिल होती है ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब सेंसिटिव मतलब कोई भी सब्सटेंस है अगर मेटालिक सब्सटेंस उसके आगे पीछे, तो क्या होती है वो प्रभावित होती है, मतलब रीडिंग गलत बता देता है। तो उसे रीडिंग गलत बताने को ही क्या बोला जाता है, लोकल अट्रैक्शन बताया जाता है। तो लोकल अट्रैक्शन, अब ये जो रीडिंग गलत बताई किस वजह से बताई, जैसे ये मान लीजिए आपका कंपास है, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास है। मान लीजिए यहाँ रेलवे लाइन गुजर रही है, यहाँ पर आप सर्वे कर रहे हैं, कोई मेटेलिक चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है, आप या जो सर्वे कर रहा है कोई मेटेलिक चीज़ हाथ में पहना हुआ है, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये जो निडिल है, जो निडिल है ये प्रभावित होती है, मतलब जो रीडिंग इसको बताना चाहिए एक्चुअल, वो एक्चुअल आपकी रीडिंग नहीं बताएगी। तो उसी को जो डिफरेंस हुआ है या जो गलतियाँ, उसी को क्या बोला जाता है, लोकल अट्रैक्शन बोला जाता है। और ये लोकल अट्रैक्शन हो क्यों रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, ये प्रिज्मेटिक कंपास जो है, इसके आसपास कोई भी मेटेलिक सबस्टांस जो है वो मौजूद रहे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, गलत बताता है रीडिंग। आगे हम पढ़ते हैं, और देखिए एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों को, देखिए जो ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास पीसी या सर्वेयर कंपास है, इसके द्वारा जो बियरिंग हमें मिलती है, देखिए वो मैग्नेटिक बियरिंग ही मिलती है, हमेशा मैग्नेटिक बियरिंग होता है। ठीक, वो मैग्नेटिक बियरिंग आपको प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, डेक्लिनेशन आ गया आपका। देखिए डेक्लिनेशन, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इन दोनों के जो डिफरेंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, डेक्लिनेशन बोला जाता है। ठीक है, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस उनका डेक्लिनेशन होता है। ठीक, अब आगे देखिए हम बता देते हैं ट्रू मेरिडियन। देखिए ट्रू मेरिडियन का मतलब ये है आपका जो हमेशा फिक्स रहे, वो बदले नहीं, एक फिक्स पॉइंट आप मेज़र करते हैं। और जो कंपास के द्वारा लिया जाता है, हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, उसके द्वारा जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, मैग्नेटिक बियरिंग प्राप्त होती है। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग जो होता है वो मैग्नेटिक कंपास से निकाला जाता है।
तो मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक बेरिंग वो चेंज होती रहती है, क्योंकि भाई चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि अगर कंपास के आसपास आपका कोई मैग्नेटिक सबस्टांस मौजूद हो जाएगा तो वो रीडिंग बदल जाएगी, लेकिन ट्रू मेरिडियन जो होता है हमेशा फिक्स होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे थ्योरी में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन ये हमेशा फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है समय के साथ, लेकिन ये बदल सकता है, बदलता रहता है। ये कितना डिग्री बदलता है, क्या क्या रीज़न होते हैं बदलने की, ये सब आप थ्योरी में पढ़े होंगे। और हम थ्योरी की क्लास ले नहीं रहे ना, तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें बताते कि आप यकीन मानिए कि कभी भूलता नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा समय वाला इशू है, इस वजह से हम पूरा यहाँ डिटेल आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, तो वही डिक्लिनेशन क्या होता है, तो डिक्लिनेशन ये होता है कि ट्रू मेरिडियन, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये है, ठीक। तो ट्रू मेरिडियन ये हो गया, ट्रू मेरिडियन ये हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आप कह लीजिए, तो इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ये डिक्लिनेशन होता है। अब इसके देखिए इफेक्ट करने के कई रीज़न होते हैं, कैसे क्यों इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें आप थ्योरी में बाकायदे पढ़े हुए होंगे। एजीमूथ, एजीमूथ जो होता है द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन। देखिए ट्रू मेरिडियन आपका क्या है, नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन होती है हमेशा फिक्स होती है। जो डायरेक्शन आपकी पता है पहले से, ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। ये जो होते हैं ये सभी क्या है, ट्रू मेरिडियन ही आपके हैं, ठीक है। ये फिक्स जो होता है ये ट्रू मेरिडियन है आपका। ट्रू मेरिडियन और लाइन, एक लाइन के बीच जो होती है एंगल हॉरिजॉन्टल होता है, या जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, एजीमूथ बोला जाता है, ठीक। अब देखिए डिप, हॉरिजॉन्टल एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंक्लिनेशन ऑफ डिप ऑफ द नीडल, ठीक है। देखिए अब हम आपको बताए हैं कि कंपास जो होता है, कंपास होता है बीच में निडल होती है, ये आपकी, ये थोड़ा सा निडल है, निडल की बनावट है ऐसे, ठीक है। निडल जो है कभी कभी होता क्या है, मैग्नेटिक सबस्टांस उपस्थित होने की वजह से क्या हो जाता है, जैसे अगर आप ऐसे नॉर्मल आप इस कंपास को आप छोड़ देंगे तो एकदम हॉरिजेंटल रहती है, एकदम हॉरिजेंटल, जैसे ये बीच में आपकी इस तरीके से हम बता देते हैं। देखिए जो मैग्नेटिक नीडल का ये होता है पूरी तरीके से शेप, ठीक है, और ये बीच में ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे होता है, ठीक, पूरा सर्कल कंपास का, बाकी यहाँ रीडिंग वूडिंग बने हुए होते हैं। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे इसको आप छोड़ देंगे तो ये ऐसे हॉरिजेंटली मतलब फ्री एकदम रहेगी, साउथ डायरेक्शन में, एनएस डायरेक्शन में आपको ये पूरी तरीके से ऐसे हो जाएगी, ठीक है, हॉरिजेंटल हो जाए। लेकिन अगर कुछ भी सबस्टांस उपस्थित हो रहे हैं आसपास, या किसी वजह से, या कोई हाथ में अंगूठी पहना हुआ है, या आसपास रेलवे लाइन है, कोई मैग्नेटिक सबस्टांस है, तो ये हॉरिजेंटल न होकर के पूरी तरीके से, या क्या होती है, हॉरिजेंटल हमारा यही है, हॉरिजेंटल है, कुछ झुकी हुई होती है। अब जैसे हम यहाँ कैसे फिगर बनाएं आपको, मतलब कुछ झुक जाएगी, यहाँ से ऐसे आ जाएगी लाइन, ऐसे आई, तो वही जो झुकी हुई हो जाती है, वो जो दोनों में जो एंगल फिर बनता है हॉरिजेंटल से लेकर के वो मैग्नेटिक नीडल जब झुक जाती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिप बोला जाता है, ठीक है। अब वो डिप कितना एंगल झुका, क्या झुका, तो वो मेजर करने के बाद पता चलता है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 120 डिग्री, ठीक। वेल कंडीशन ट्रायंगल किसे बोला जाता है कि उसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो, उसे वेल कंडीशन रेक्टेंगल बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब देखिए ऑफसेट हम लोग आपको बताएं, ऑफसेट ये है, मान लीजिए चेन लाइन जा रही है आपकी, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपको दिखाना है, ठीक। तो ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ऑफसेट, एक इंक्लाइंड ऑफसेट होता है, ठीक। तो जो एक्यूरेट पोजीशन किसके द्वारा फिक्स कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट के द्वारा एक्यूरेट आप उसका पॉइंट जो है ड्रा कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से परपेंडिकुलर ऑफसेट के द्वारा आप फिक्स कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चेक लाइन इज चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। देखिए जो जानते हैं आपको कई प्रकार से, कई प्रकार की लाइनें मिलती है, टाई लाइन मिलता है, चेन लाइन, चेक लाइन मिलता है, ठीक है, बहुत प्रकार की मेन लाइन मिलती है, सब्सिडियरी लाइन मिलती है, तो बहुत प्रकार की लाइन मिलती हैं। तो जो भी लाइन है उनका अलग अलग काम है, ठीक है। तो चेक लाइन का मेन रूप से क्या काम है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, एक्यूरेसी वर्क की एक्यूरेसी कितना है उसको चेक करने के लिए चेक लाइन
का यूज किया जाता है, ठीक। एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टाई लाइन इज टू टेक द डिटेल्स नियर बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टाई लाइन का क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट के जो भी लाइन के नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं उनका डिटेल्स में जो भी मेजरमेंट लिया जाता है वो टाई लाइन के द्वारा लिया जाता है, ठीक। अगला है रिवर इज एन ऑब्स्टैकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग, ठीक है। अब देखिए ऑब्स्टैकल मतलब बाधा होता है, बाधा कि रुकावट आप एक तरह से कह सकते हैं, रुकावट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिवर जो होता है वो दो प्रोसेस, देखिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं सर, एक चेनिंग प्रोसेस करते हैं, एक रेंजिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब चेनिंग में किस चीज़ से इफेक्ट होता है या रुकावटें आती हैं या बाधा पहुँचती, और रेंजिंग में किस वजह से। तो जो रिवर होता है, देखिए ये जो रिवर होता है, आप सिंपल सी बात है, देखिए अगर मान लीजिए सर्वे आप कर रहे हैं, अब ज़्यादा डिटेल थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, हमें कवर करना है। देखिए मान लीजिए आप यहाँ से चेनिंग कर रहे हैं, यहाँ से चेन और यहाँ से चेन फैला रहे हैं, चेन फैला, अब यहीं बीच में रिवर है, रिवर, अब ये दूरी 30 मीटर से आपकी ज़्यादा है, मान लीजिए बता देते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपकी कोई रिवर है, रिवर बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। अब दूरी, एक चेन की लंबाई कितनी होती है, 30 से होती है या 20 होती है, 30 या 20 मीटर की होती है, ठीक है। अब ये दूर, अब मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है, ये 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर मान लीजिए है दूरी, यहाँ है एक छोर, एक छोर, इनके बीच में आपको चेनिंग मतलब चेन को फैलाना है, और बीच में ही आपकी रिवर पड़ रही है, ठीक है, रिवर पड़ रही है। अब अगर चेनिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक बार में आप 30 मीटर ही जाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक का मेजर करेंगे, फिर ये 30 मीटर होगा, फिर ऐसे 30 ही जा सकते हैं। अब जब ये गहरी रिवर है तो आप रिवर के बीच में कैसे यहाँ पर खड़े होकर के मेजरमेंट ले सकते, नहीं ले पाएंगे। तो रिवर देखिए ऑब्स्टेकल कर रहा है कि नहीं आपका चेनिंग में, तो वही लिखा गया है कि चेनिंग में रिवर क्या करेगा, ऑब्स्टेकल करेगा। अब यहीं अगर मान लीजिए रेंजिंग हम करते हैं, रेंजिंग मतलब एक सीधे लाइन में चेन को फिक्स करते हैं, तो एक सीधे लाइन में सीधे सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ आपका रॉड लगाएंगे, रेंजिंग रॉड एक यहाँ लगाएंगे और सीधे एक बार मेजर करेंगे, तो बीच में मतलब हमें कहीं पर भी मतलब रुकने की ज़रूरत नहीं है। या हम यहाँ पर एक कर लेंगे, फिर यहाँ एकदम जहाँ पर रिवर है यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, एक बार यहाँ स्थापित करेंगे, यहाँ स्थापित करेंगे, यहाँ से यहाँ मेजर कर लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेंजिंग में हमें दिक्कत नहीं होगी, बीच में हम नहीं भी उतरेंगे तो हमारा दोनों सिरों पे रिवर के रख करके आप मेजरमेंट ले सकते हैं या उनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवर की जो लंबाई है वो 30 मीटर से ज़्यादा है तो चेनिंग में आप क्या करेंगे, बीच में आपको चेन को ले करके खड़ा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यही चीज़ है कि रिवर जो होता है ऑब्स्टैकल किस में करता है, चेनिंग में, रेंजिंग में लेकिन नहीं करता है, रेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। अब बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग इज ऑब्स्टैकल टू बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग, दोनों में होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई यहाँ बिल्डिंग है, ऐसे बनी हुई बिल्डिंग है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की आपको मेजरमेंट लेना है, तो आप बिल्डिंग पार करके तो भाई ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग होती नहीं है, दीवार होती नहीं है, तो आप यहाँ न आप चेनिंग कर सकते हैं और नहीं यहाँ से सिंपल सी बात है, रेंजिंग हम करते हैं तो हमें आंखों से दिखता है, आंखों से देख करके रेंजिंग करते हैं, तो हम देख नहीं सकते ऑब्स्टैकल, तो ये दोनों में ऑब्स्टैकल हो जाएगा बिल्डिंग। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्डिंग जो होता है दोनों में ऑब्स्टैकल होते हैं, कि रिवर जो होता है केवल एक में होता है। और जो मैंने एग्जांपल समझाया आप वहाँ से समझ लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, और रटने वाली चीज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। अगला है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री, ठीक है। प्लेन मिरर और ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर में देखिए होता क्या है, ये ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है उसमें भी एंगल मेजर किया जाता है। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है, दो प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं, दो, वो एक दूसरे कितने डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे मतलब स्थापित होते हैं, जो मिरर होते हैं एक दूसरे से 45 डिग्री पे उनको लगाया जाता है, मतलब उनके एंगल जो बनते हैं 45 डिग्री बनते हैं, और उनके द्वारा जो रेज बन निकलती है और रेज का जो इंटरसेक्शन आपस में होता है वहाँ कितना डिग्री एंगल बनता है, वहाँ 90 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो रेज जब पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर में जो दोनों प्लेन मिरर आपस में लगे हुए थे वो 45 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, ठीक है। अब 45 डिग्री जब इनके रेज आपस में टकराते हैं, जब इनसे हम लोग काम लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो
जब इनके द्वारा काम दिया जाता है तो इनके जो रेज निकलते हैं वो आपस में कितने डिग्री पे टकराते हैं, उनके बीच में कितना एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखिएगा। अब देखिए 45 डिग्री एंगल इज यूज्ड टू सेटअप यूजिंग फ्रेंच क्रॉस स्टाफ एंड एडी एंगल इज सेटअप यूजिंग एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ठीक है, अब देखिए क्रॉस स्टाफ जो होते हैं, एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है। ठीक है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के द्वारा कितने डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हैं, 45 डिग्री, और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ के द्वारा कोई भी एंगल आप मेजर कर सकते हैं कितने भी डिग्री का। ठीक है, और डायरेक्ट एक होता है, डायरेक्ट क्रॉस स्टाफ जो होता है 3 प्रकार से होते हैं। देखिए डायरेक्ट होता है और फ्रेंच होता है और एडजस्टेबल होता है। इससे 45 डिग्री, इससे 45 और 90 डायरेक्ट से, और इससे कोई भी डिग्री का एंगल आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट इन्वॉल्व्स लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। अगर परपेंडिकुलर आप ऑफसेट ले रहे हैं तो सबसे कम मेजरमेंट आपको ग्राउंड का लेना पड़ता है, इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट। देखिए कम मेजरमेंट आपको लेना पड़ता है, वहाँ इन्वॉल्व होते हैं लेस मेजरमेंट। ठीक, बाकी आप अगर इंक्लाइंड लेते हैं, इंक्लाइंड करेंगे तो दो दो दूरियाँ मापना पड़ता है, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको ग्राउंड पे मेजरमेंट करना पड़ता है। आगे देखिए द करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। देखिए सैग करेक्शन क्या होता है, क्योंकि देखिए सैग करेक्शन क्या होता है, दो के बीच में अगर आपको चेन फैलाएंगे तो वहाँ इस टाइप में शेप बनता हुआ है। ठीक है, अब इस टाइप में जब शेप बनेगा तो ये देखिए दूरी हमेशा ज़्यादा मिलती है आपको, तो ज़्यादा अगर दूरी मिल रही है तो आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो दूरी ज़्यादा मिल रही है आपको, ज़्यादा जब मिल रही है तो आपको एक्चुअल में ये वाली दूरी चाहिए था, ये दूरी एकदम स्ट्रेट वाली, तो स्ट्रेट वाली दूरी देखिए कम है क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, तो हमेशा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्टिव हो जाता है करेक्शन हमेशा। एरर जो होगा, एरर जो होता है करेक्शन का हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, अगर एरर आपका नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव है अगर एरर तो करेक्शन नेगेटिव होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एरर क्या आपका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सैग करेक्शन में एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए उसका जो करेक्शन करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिव करेंगे। ठीक, अगला क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। ठीक है, वही हमने बताया क्रॉस स्टाफ का यूज कहाँ पर किया जाता है, हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री स्थापित करने के लिए किया जाता है। और इसका ज़्यादातर देखिए क्रॉस स्टाफ का जो भी जितने भी क्रॉस स्टाफ हैं उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, ऑफसेट में। तो ऑफसेट आप लोग को जानते ही हैं कि जो मेन लाइन है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो परपेंडिकुलर स्थापित करने के लिए देखिए एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग आउट राइट एंगल हमेशा। तो क्रॉस स्टाफ का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑफसेट को स्थापित करने में, कि जैसे टेप की दूरी कुछ है, ज़्यादा दूरी का टेप तो होता नहीं है, तो अगर ज़्यादा दूरी पे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको हमें दिखाना है तो वहाँ ऑफसेट लेना पड़ता है, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जो कि क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट होता है। अब क्रॉस स्टाफ 3 प्रकार से होते हैं, हमने बताया जैसा कि क्रॉस स्टाफ 3 प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक देखिए फ्रेंच होता है, एक एडजस्टेबल होता है। ठीक है, इसके द्वारा डायरेक्ट क्रॉस स्टाफ या क्रॉस स्टाफ के द्वारा 90 डिग्री स्थापित, फ्रेंच के द्वारा 45 डिग्री, और इसके द्वारा कोई भी एंगल आप कर सकते हैं स्थापित। ठीक है, सेटिंग आउट मतलब स्थापित करना। अगला है लाइन रेंजर इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग द परपेंडिकुलर ऑफसेट। लाइन रेंजर जो होता है उसके द्वारा ऑफसेट परपेंडिकुलर नहीं मेजर किया जाता है, इज यूज्ड इन रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग किसके द्वारा किया जाता है या रेंजिंग किसके द्वारा किया जाता है, लाइन रेंजर के द्वारा किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है कंटूरिंग का, कि हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ समान एलिवेशन वाले पॉइंट खोजते हैं और हम लोग एक एक पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ ग्राउंड में होगी वो एक्यूरेट होगी ज़्यादातर, और जो चीज़ एक्सपेक्टेड में हम लोग लेंगे तो वो चीज़ उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो यही यहाँ पर लिखा गया, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोर एक्यूरेट। ठीक, टाइकोमेट्रिक मेथड इज यूज मोर सूटेबल फॉर हिली टेरेन। ठीक है, हिली टेरेन में, ठीक है, मेजरमेंट के लिए सबसे बेहतर मेथड क्या होता है, टैकोमेट्रिक होता है। टैकोमेट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो भी, तो टैकोमीटर कहाँ पर सबसे सूटेबल होता है या कहाँ पर यूज किया जाता है, हिली टेरेन में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए 5 पेज आज कवर कर लेते हैं, फिर 2 पेज नहीं तो फिर आज बंद करते हैं। 4 पेज हो गया, 7 पेज में है जो सब्जेक्ट है, तो थोड़ा वीडियो भी छोटा रहेगा देखिए, और कल ये सर्वे भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है साथी, तो चलिए आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, बाकी अब कल के वीडियो पे सर्वे भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे हम कवर कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है, 5 बुक हम कवर कर रहे हैं। देखिए 5 बुक कवर कर रहे हैं आपका, जिसमें से पहला बुक चल रहा है जिसका बिल्डिंग मटेरियल यूट्यूब पे ख़त्म हो गया है।
ठीक है। सर्वे आज से स्टार्ट हुआ है और ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ वाले ग्रुप में आपको, पीडीएफ के ग्रुप में 7 से 8 सब्जेक्ट खत्म हो चुके, पीडीएफ दिया जा चुका है वहाँ पर। और अब कुछ पीडीएफ और 3 सब्जेक्ट लगभग बचे हुए, 3 से 4 इम्पोर्टेंट। तो मतलब पीडीएफ वाले ग्रुप में एक बुक पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब हमारा कोशिश है कि जनवरी में हम 2 बुक कवर करेंगे, फरवरी में 2 बुक कवर करेंगे, मार्च में 1 बुक कवर कर देंगे। मतलब टोटल हमारी 5 बुक हैं और मार्च तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे पीडीएफ वाले ग्रुप में। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो भी साथी पीडीएफ के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो 80 52 44 68 29 पर मैसेज करेंगे, क्यूआर मिल जाएगा। अब इस बैच का जो फ़ी है वो 399 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 299 भाई हमने बहुत कर लिया था, स्टाफ लगे हुए हैं, इसलिए अब 399 आपको ये बैच मिलेगा। आप उसी नंबर पे मैसेज करिए, क्यूआर मिल जाए, पेमेंट करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब बाकी जो साथी यहाँ से यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम चैनल का देखिए, आप व्यू करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। सिंपल सी बात है। देखिए कुछ ना कुछ आदमी को दिखे तो हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे फिर हमें क्या ही ज़रूरत है। इसी चीज़ को हम वीडियो को सीधे ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। आखिर जो व्यक्ति सोचिए पीडीएफ लिया हुआ है वो मतलब ट्रस्ट करके ही तो लिया है। अब कंटेंट आपको बता रहे बहुत बेहतर। अब आज शाम में हम देखेंगे, लाइव आएंगे, हम आपको दिखाते हैं नई मार्केट में अभी जस्ट जो बुकें आई हैं, हम लेटेस्ट वर्जन अभी मंगवाए हैं। आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करेंगे उस चीज़ का। तो आप लोग पढ़िए, देखिए बहुत ही बेहतर आपकी तैयारी कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या यूपी ट्रिपल एस या कोई पीएसयू का एग्ज़ाम हो, इन 5 बुक को कवर होने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे फिर टेक्निकल आप देखेंगे। बस 2 काम करिए, जो नोट्स हैं आपको वो पहले से नोट्स पढ़ लीजिए आप लोग। और ये जो हम वन लाइनर आपको पढ़ा रहे हैं इसको आप समझ करके एक बार तैयार कर लिए। नोट्स से आपकी थियरी मिल जाएगी पूरी तरीके से और यहाँ वन लाइनर आप समझ करके पढ़ लेंगे तो इसको रटना नहीं करते हैं, कहते हैं। देखिए आप खुद यहाँ समझिए एक बार, जैसे नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पूरा तैयार आपका हो गया। आप इस पीडीएफ को मतलब प्रिंट करवा रहे हैं, इसको लेकर के बैठिए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए, एक रफ पेज रखिए, उसमें आप तुरंत दिमाग में दौड़ाइए। हाँ जो वन लाइनर टाइप में है रटने वाली है उसको रट लीजिए। जो इसमें समझने वाली कि आपको याद है कि नहीं, पहले नोट्स तो आप पढ़े ही हैं, तो उस चीज़ को आप रफ पेज पे एक लिखिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, फिर मिला लीजिए हाँ सही है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप 3 महीना हमारे साथ, केवल 3 महीने ये मेहनत कर दिए तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। हम इतना भरोसा आपको देते हैं और गारंटी देते हैं। तो आप लोग यूट्यूब वाले जो भी हैं वो चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए। व्यू करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर चैनल को। और बाकी शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। आप लोगों का एफर्ट देखेंगे तो हमें भी लगेगा नहीं यार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे साथी यूट्यूब पे, तो चलते हैं हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं, शूट करते हैं वीडियो को। तो इस तरीके से अगर सहायता मिलेगा तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो लोग पीडीएफ के ग्रुप में हैं आप लोग 100% मान करके चलिए, आपका हम जो सिलेबस है वो मार्च के स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देंगे। पूरी 5 बुक की पीडीएफ मार्च तक आपको मिल जाएगी। बस आपको पढ़ना है। देखिए हमें कवर करने में नहीं कुछ है, हम तो कवर कर ही लेंगे। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, हम साथ में पूरी तरीके से। और जो साथी पीडीएफ लेना चाहते हो मैसेज करिए, आप पीडीएफ के ग्रुप में ऐड हो जाए, प्रिंट करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, सूटेबल होता है पढ़ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।